बोगी नंबर A4 के जितने भी यात्रीगण थे वो सारे के सारे दिल थामे उस कहानी के आखिरी पन्नों का इंतज़ार कर रहे थे। बिंदिया बस तो जाएगी ना। कोई पूछ रहा कि सेनापति जो है वो अकेले अकेले साथ में क्यों, तो कोई पूछ रहा कि राजा ने महल से निकलने से पहले वो लाइन क्यों कही थी। एक कहानी है जिसे एक बच्चे का दिल रखने के लिए सुनाना शुरू करी थी, अब उसमें सारे बड़े डूब चुके थे। रात के 2:30 बज रहे थे। नींद थी पर फिर भी पता नहीं क्यों थकान कोसों दूर थी। बच्चा सो रहा था और कंपार्टमेंट के सारे बड़े ईगरनेस के साथ आंखें खोले। लड़का एक स्माइल करता है और कहानी के आखिरी पन्नों को पलटना शुरू करता है, जैसे मैं अब आप लोगों के बीच में पलटने वाला हूं। काफी लंबी जर्नी थी ना, सिंस जनवरी और फेब और समथिंग। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। शुरू करें इस कहानी को एक आखिरी बार। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द 16th कहानी ऑफ स्टोरीज। हमारी आज की कहानी का नाम 2 हुकुम्बा 3, द फाइनल चैप्टर, चैप्टर 4। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले, चूंकि मैंने फाइनल चैप्टर वगैरह सब कहा है, आप लोग समझ चुके होंगे कि ये कहानी एक कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं सुने, यानी कि 2 हुकुम्बा 3 के और उससे पहले 1 हुकुम्बा 2 के चैप्टर 1 to 5 को अगर आपने नहीं सुना है तो पहले प्लीज़ जाके उसे सुने, क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन है। कुछ समझ नहीं आएगा, स्पॉयलर्स से भरा हुआ है, नथिंग एल्स। लिंक जो है वो मेरे बायो पे भी अवेलेबल है, आप स्टोरीज़ पे भी जनरली मैं डालता रहता हूँ, तो आराम से। और ट्राई करो यूट्यूब पे जाके देखने का, वहाँ पे क्या है कि एक बार में देखना पड़ता है, स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है। सो वॉर्न कर दिया मैंने। अभी कुछ लोग होते हैं जो देख लेते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि अरे भैया हमने पहले ये वाला, तो नहीं करना वो, ठीक है। या बिंदिया, अब कुछ भी बोलो, जिस तरीके से उस बोगी के अंदर बैठे हुए लोगों के अंदर एक सवाल था, बिंदिया के अंदर भी ये सवाल काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि अब उसको कहीं दूर रिझा का जो एक होता है ना, दूर से आपको किसी शहर का एक आउटलाइन सा एक नज़र आता है, उसे रिझा दिखाई दे रहा था, बहुत दूर पर दिखाई दे रहा था। वो सेनापति से बोल देती है, पूछ लेती है, आप अकेले मेरे साथ क्यों आए हैं? आपके सैनिक, आप अकेले क्यों? सेनापति जवाब नहीं देते, इनफैक्ट बात बदल देते हैं। वैसे ही जैसे बिंदिया से उसका नाम पूछने पर उसने बात बदल दी थी, बस वैसे ही वो उस बिंदिया से पूछते हैं कि जब वो गांव में भी थी, अपनी बस्ती में थी, फिर वो जब किले में भी आई थी, उसको कई दफ़ा ना सांस लेने में दिक्कत हुई थी, गिर जाती थी, कोलैप्स हो जाती थी वहीं के वहीं। लेकिन जब से वो लोग उस शहर के लिए निकले हैं, रिझा के लिए निकले हैं, उसको एक भी बार सांस लेने में दिक्कत नहीं हुई। बिंदिया इसका थोड़ा सा घुमा फिरा के जवाब देती है। वो कह देती है कि दरअसल उसे मिट्टी शायद रास नहीं आई। सेनापति के मन में वैसे ही सवाल जवाब चल रहे होते हैं जैसे सालों 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 पहले महाराज वारुष के मन में चल रहे थे। जब उसको ये जवाब मिलता है तो उसे सही नहीं लगता। सही जवाब कैसे देती बिंदिया? इतने में जो अंकल बैठे होते हैं वो भी पूछ लेते हैं कि हाँ वैसे वो सांस वाली दिक्कत क्यों? वो लड़का बताता है, दरअसल सांस लेने में दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी बिकॉज हुकुम्बा अपने आखिरी लम्हों में था। जब वो बिंदिया के ऊपर वश करने की कोशिश भी करता तो वो पूरी तरह पैरों का कंट्रोल नहीं ले पाता था। अपने आखिरी लम्हों में जब भी वो बिंदिया के ऊपर हावी होने की कोशिश करता तो जैसे बिंदिया का इनर कॉन्शियस और हुकुम्बा आपस में एक लड़ाई कर रहे होते कि कौन उस शरीर में रहे। और
उसमें बिंदिया पिसती थी। उसे हमेशा वो सांस लेने की दिक्कत बार बार होने लगती। दादा दादी जो उसके साथ रहते, वो सालों के सालों में देखने लगे थे कि ये बीमारी उसकी काफी बढ़ रही है वक्त के साथ। लेकिन बिंदिया कैसे बताती? कुंभा की किसी भी कमजोरी को बिंदिया कैसे बताती? आपने जवाब नहीं दिया। वो आप अकेले, जवाब तो आपने भी नहीं दिया। हमने आपसे आपका नाम पूछा, लेकिन बिंदिया अपने घोड़े को वहीं रोक देती है। क्योंकि किसी इंसान को अगर पता होना कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो जैसे जैसे वक्त और करीब होता जाता है वो टेंशन और बढ़ने लगती है। बिंदिया पूछ लेती है, देखिए मैं जानती हूं कि राजा मुझसे नाराज होंगे। कोई भी पिता अपने बेटे को, आप मुझे ऐसे जाने तो नहीं देंगे। आप वहां से निकलते समय भी आप अकेले निकले, और अक्सर मैंने देखा है आपके साथ हमेशा आपके सैनिक रहते हैं। लेकिन सेनापति हंसते हंसते पूछते हैं, क्या लग रहा है आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं? बिंदिया कुछ नहीं कहती। सेनापति हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, कुछ करना भी चाहूं तो कैसे कर सकता हूं आपके साथ? आपकी प्रिय दादी ने हमें धमकी जो दी है। तो यहां पे बिंदिया कुछ समझ नहीं आता, तो सेनापति एक्सप्लेन करते हैं, जाने से पहले जब आखिरी दफा उसे हक किया था तो दादी ने सेनापति को भी गले लगाया था। गले लगाते समय जब बिंदिया दादा के साथ बात कर रही थी, तो दादी ने हल्की सी आवाज में सेनापति के कान में कुछ यूं कह दिया था कि 2 हफ्ते बाद मैं इसकी बस्ती लौटूंगी। अगर ये हिफाजत के साथ यहां नहीं पहुंची तो गुहार लगाना मुझे भी आता है। खैर, दादी ने ये जो बात कही थी, क्या इसके अकेले की वजह से सेनापति ने कुछ नहीं किया? कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है। ये कहानी जो है पूरी की पूरी यूट्यूब पर एक प्ले के बटन पे अवेलेबल है। आप लोग वहाँ, मतलब लिंक वगैरह सब बायो में दिया हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, ब्रेक बिल्कुल मत लेना, वहाँ पे आना, कहानी के आखिरी पन्नों को सुनना। एंड या बाय। माफ़ कीजिएगा जनाब, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं राजा को लेकर आपकी वफादारी बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ। आपकी जान भी जानी होगी तो भी आप राजा की बात को ठुकराएंगे नहीं। आप मुझे सच क्यों नहीं बता देते? और अगर आपको मुझे मारना ही है तो फिर आप मेरे घर के। ये कहने पर सेनापति जो हैं वो अपने घोड़े को बिंदिया की तरफ घुमाते हैं। बिंदिया जी, इस वक्त पूरा का पूरा राज दरबार आपकी जान लेना चाहता है। पिछले 2 दिनों में आपके ऊपर 3 बार जानलेवा हमले किए गए। इस बारे में आपको सिर्फ इसलिए नहीं पता क्योंकि हमने उन्हें आप तक पहुंचने नहीं दिया। बिंदिया के लिए सरप्राइजिंग नहीं था, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये होगा। जी मैं समझती हूँ, मैंने राजकुमार की बात नहीं है यहाँ पे। राजकुमार वाली बात सिर्फ और सिर्फ मुझे और महाराज को पता है। ये हमले आप पर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप समझ रही हैं आपने अभी अभी रूफानगढ़ में क्या किया है। दरबार की किसी भी इंसान की नौकरी जो है अब नहीं बचने वाली। नई महारानी जो है, उनके आने के कारण पूरा का पूरा राजघराना बेदखल किया जा चुका है उस किले से जहां पे उनके वंश कब से रह रहा है। मैं अकेले सिर्फ और सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि इस वक्त हम किसी भी और सैनिक पे भरोसा नहीं कर सकते। इस वक्त कोई भी। लेकिन इतने में बिंदिया बोल पड़ती है, उसने राजकुमार को मारा था। क्या इतने आसानी से उसे माफ किया जा रहा था? राजा क्या वाकई में उसको जाने दे रहे थे? उसका जो सवाल पूछना था उसमें डर छुपा था, उसमें एक सरप्राइज छुपा था कि कैसे तुम मुझे इतनी आसानी से जाने देने वाले हो। उसका दिल नहीं मान रहा था कि सेनापति वाकई में वहां पे उसकी सुरक्षा के लिए आए हुए हैं। तो सेनापति बताते हैं कि अगर शुक्रिया अदा करने का दिल कर रहा है तो दरअसल मुझे नहीं, महाराज वारुष और उनकी सीख को कीजिएगा।
और तब वो ये बताता है कि किस तरीके से जैसे महाराज वारुष की दादी ने उन्हें सिखाया था, वैसे उन्होंने अपने बेटे को और फिर उनके बेटे ने अपने बेटे को, यानी कि अभी के महाराज को, कि कभी भी हुकुम्बा के इंसाफ के बीच में नहीं आते। बिंदिया बड़े ध्यान से ये सब सुन रही थी। बेटा, लेकिन महाराज वारुष ने जो बात अपने सेनापति से कही थी, वही बात तो ये वाले राजा ने भी अपने सेनापति से कही थी ना। और अभी बिटिया ने भी जब तुमसे पूछा तो तुमने कहा कि वही बात बोलिए करके, फिर उसको जो है मरवाने की बात कर दी, अभी ये जो है इसको जिंदा छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? वो दरबारी तो मारा गया था। अंकल, बात वही करी थी, बस एक छोटा सा फर्क था। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको उसमें दिखाई देगा, दरअसल रूफानगढ़ की कोई ये स्पेशलिटी नहीं थी। अक्सर हर राज्य दरबार में राजा मंत्री, राजा सेनापति, सेनापति सिपाही, इनके बीच में ना कुछ कोडेड मैसेजेस होते थे कि अगर 10 लोगों के बीच में भी कोई बात छुप कर करनी हो तो बात कह दी जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। बस ऐसा ही एक तरीका था महाराज और सेनापति के बीच में रूफानगढ़ में। अगर उनको किसी को ठिकाने लगाना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना कह देते कि इसे पूरी हिफाजत के साथ घर छोड़कर आना, और उसके बाद सेनापति के कंधे पर 2 बार हाथ मारा जाता। बिंदिया के लिए 2 बार नहीं, सिर्फ 1 बार। इसलिए, अरे पर बेटा, अगर मारना ही नहीं था तो फिर वो बात बोली ही क्यों? क्योंकि मारने का दिल नहीं था, ऐसा नहीं है। राजा के मुंह से वो बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकली थी कि, लेकिन शायद पहली थपथपी के बाद उनके परिवार की परंपरा बीच में आ गई, अपने पिता की सिखाई हुई बात बीच में आ गई, और शायद इसीलिए इतने में सामने आंटी बोल पड़ती हैं, बेटा लेकिन एक बात जरा मेरे को ये समझाओ, अगर वो जो महारानी, मतलब हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, वो जो वारुष जी जो हैं, उनके जो दादी थी, उन्होंने सिखाया था कि भैया तुमको कभी भी हुकुम्बा की जो इंसाफ है उसके बीच में नहीं आने का है। ये इंसाफ के बीच में कौन पागल जाएगा? मतलब ये तो समझने वाली बात थी कि अगर हुकुम्बा ने किसी को वश में करके रखा है तो हुकुम्बा तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो ये तो सबके समझ की बात थी कि कोई बीच में नहीं जाता था। तो फिर दादी ने क्यों कहा? और कमजोरी के बारे में तो सिर्फ महाराज वारुष ने वो सपने में जो देखा उस कारण से उनको पता चला, तो कमजोरी के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें पता था। तो फिर दादी ने ये बात क्यों कही? कमजोरी के बारे में सिर्फ अकेले उन्हें थोड़ी पता था, पता तो बिंदिया को भी था। नहीं बेटा, बिंदिया ने तो गुहार लगाई थी ना, तो गुहार लगाने के बदले जो हुकुम्बा थे उन्होंने शर्त बताई, और लड़का हंसते हुए आंटी की तरफ देख रहा होता है। आंटी धीमे से पूछती हैं, दादी ने भी? हुकुम्बा बेबस को इंसाफ दिलाते हैं, बैंक अकाउंट देखकर नहीं दिलाते। राजघराने से लेकर के छोटी बस्तियां, हुकुम्बा के बीच में भेदभाव नहीं होता। और ऐसी ही एक गुहार कभी दादी ने भी अपनी जिंदगी में लगाई होगी, और चूंकि लगाई तो उन्हें ये पता था कि कमजोरी है, हुकुम्बाओं की कमजोरी है। बस ये बताने के बाद सेनापति जो हैं दोबारा से रिझा की ओर चलना शुरू कर देते हैं, और उनके पीछे बिंदिया। सेनापति ने अपना जवाब दे दिया था, अब बिंदिया की बारी थी। जब रिझा एकदम सामने आ चुका होता है तो सेनापति उसके दरवाजे पर खड़े होकर हाथ से आगे जाने का इशारा करते हैं, और जब वो ये करते हैं तो जैसे बिंदिया की जान में जान आती है। वो तुरंत घोड़े से नीचे उतरती है, उसकी लगाम सेनापति के हाथ में देती है। सेनापति हंसते हुए अपना सर हिलाते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, और बिंदिया रिटर्न में बोल देती है, बानी। आपने नाम पूछा था ना, तो वो बानी।
बानी जी, रूफानगढ़ से कुछ वक्त के लिए दूर रहिएगा। उम्मीद है आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और सेनापति वहां से चले जाते हैं। बिंदिया जैसे उसके सर से ना कोई बोझा कम हो गया हो, वो तुरंत रिझा के अंदर जाती है। सर पे उसने कुछ पहन वहन कर रखा होता है, वो धीमे से उतार के जो लोग होते हैं वहाँ के, वो तुरंत पहचानने लगते हैं उसको। कुछ तो थे ना जो अब भी जानते थे, भले ही कुछ साल बीत चुके थे, लेकिन इतना थोड़ी उसका चेहरा बदला था। वो तुरंत उसको घेर लेते हैं, उससे पूछते तुम कहाँ थी तुम। और इस बातचीत के बीच में कोई उससे ये पूछ लेता है कि तुम इतने इतने वक्त से तो पूरा परिवार गायब है, तुम लोग आते क्यों नहीं हो, हमें भूल चुके हो क्या। और जब ये पूछा जाता है तो उसे समझ आता है कि एक सेकंड, क्या मेरे घर वाले। उसने जभी भी वो नदी में अपने घर वालों को देखा होता था तो बड़ी फेडेड सी मेमोरीज हुआ करती थी वो। उसने कभी भी इस बात को ऑब्जर्व नहीं किया कि उसके घर वाले अपने पुराने घर में नहीं थे अब। शायद इसीलिए जब भी उसको उसकी बहन दिखाई देती तो उसे कभी भी अपना कोई पुराना दोस्त दिखाई नहीं देता। खैर, वहां पे ये सब चल ही रहा होता है कि वो पड़ोसी जिसके पूरी हवाले पूरा घर वर सब कुछ करके उसके बाबा गए थे, वो पड़ोसी देख लेता है बिंदिया को, सॉरी बानी को। वो तुरंत उसके पास जाते हैं और उसे बाकी लोगों से तो क्या कुछ तो भी बातें बातें करके उसे अपने घर पर लेकर आते हैं। बिंदिया उन पे बहुत भरोसा करती थी। यही तो वजह थी कि शायद जाने से पहले बाबा ने सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान को सच्चाई बताई थी। वो जितना कुछ था सब बता देते हैं, कैसे उस रात अगले दिन जो है वो उनके घर वाले जो हैं सुबह सुबह ही वहाँ से निकल चुके थे। कैसे बहुत सारी बातें थी बताने को, कहाँ से शुरू करते। कई सारी बातें थी जो उन्हें बिंदिया से पूछनी थी, भैया कहाँ थे इतने वक्त, क्या ये वो। जब ये सारी बातें होती हैं तो उसी के साथ में ये भी बताया जाता है कि दरअसल उनका परिवार दोबारा कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन हर 2 हफ्ते में एक बार उसके बाबा रिझा लौटा करते, रात के अंधेरे में, हर 2 हफ्ते में। वो दिन डिसाइडेड था जब वो रिझा के बाहर इंतज़ार करते और उनका पड़ोसी हर वो साल में हर हफ्ते वहाँ पहुंचकर एक नाव में अपना सर हिला देता। दोनों दोस्त आपस में बातें करते लेकिन वापस नहीं लौटते। वो 2 हफ्तों को पूरा होने में 3 दिन और बाकी थे। 3 दिन 3 दिन बीतते हैं और आखिरकार बिंदिया के सामने, माफ करना, बानी के सामने उसके बाबा दिखाई देते हैं। दोनों गले लगते हैं, एक दूसरे से बहुत सवाल पूछते हैं, लेकिन जो पड़ोसी होता है वो तुरंत उन्हें बताता है कि यहां खड़े होकर बातचीत ना की जाए, कोई दूसरा यहां से गुजरा तो पहचान लेगा। पूछता है वापस लौटेगा बाबा, लेकिन ना में सर हिला देते हैं। दरअसल जिस बस्ती में अब ये लोग जाकर रहते थे वहां पे हुकुम्बा के बारे में ज्यादा कुछ किसी को पता नहीं था। बड़ी थोड़ी बहुत गिनी चुनी सी बातें थी कि हाँ हाँ ऐसा कुछ मान्यता है, वो लोग तो उसे अंधविश्वास मानते थे। हुकुम्बा की गुहार के बारे में तक उनको नहीं पता था। बिंदिया की छोटी बहन के लिए वो गांव ठीक था, क्योंकि उसके हाथ को देखकर कोई सवाल नहीं पूछता था, किसी भेदभाव का कोई डर नहीं था। वहाँ पे ये कहानी फैला दी थी कि दरअसल ये कारपेंट्री वगैरह का काम करते थे, तो एक दिन एक एक्सीडेंट के बीच में उसने अपनी उंगली खो दी। बीच बीच में अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके बाबा आया करते, कभी कभी छुप छुप कर। बिंदिया भी सोचती वापस लौटने का, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक दिन कई साल बीतने के बाद बिंदिया अपनी छोटी बहन के साथ
रिचा वापस लौटती है। कोई उसे नहीं पहचानता। कई सारे नए परिवार थे जो वहां पे आ चुके थे। उनका पुराना घर अब किसी और का था। कोई और परिवार अब अपने वहां पे यादें बो रहा था। बिंदिया ने जी भर कर उस दिन रिचा को देखा, अपनी जिंदगी को पलट के देखा। कितने ही लोग होंगे जिनकी जिंदगी में इस तरह की कहानी होती होगी। उसने और छोटी ने अपनी पुरानी बस्ती से एक अचार की बोतल भी खरीदी, वापस लौट गए। तो फिर वो वापस लौटने के बाद फिर उनकी कहानी कुछ नहीं, वही कहते हैं ना, हैप्पीली एवर आफ्टर। एंड दैट वाज द स्टोरी। कंपार्टमेंट बोगी में जितने बैठे होते हैं सब शांत होते हैं, सबके चेहरों पर एक स्माइल होती है। क्या भूलें, इतने वक्त से जो वो एक कहानी सुन रहे थे वो कहानी खत्म हो चुकी थी। सवाल और भी कई सारे थे, गलत मत समझना। उन्हें हुकुम्बा की कहानी भी जाननी थी, उन्हें यह भी जानना था ये जीव कहां से आए, लेकिन अब वक्त नहीं था। रात के 3:30 बज रहे थे और शांति में वहां बैठी रिचा अपनी फाइनल पैकिंग शुरू करती है। पैकिंग क्या थी, एक तो छोटा सा बैग था उसके पास और वो बच्चे को देखती कि सब सही तो है करके। 4 बजे उसका स्टेशन आना था। बाकी के सब भी जो हैं वो तकिए को और वो जो होता है ना एसी में अपन वो चादर वादर जो बिछाते हैं वो सारे काम करने लगे। इतने में जो सामने वाले अंकल थे वो तुरंत उस लड़के से पूछते हैं कि बेटा वो तुम्हारा फ़ोन नंबर ज़रा दे देना, वो क्या है कि हम वहाँ पे वो बाबा अगर नहीं मिले तो फिर वो तुमको ना ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इतने में लड़का बोल देता है कि नहीं नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है, वो आप देख लेना, अगर मिल जाए वो तो ठीक है, बाकी फुजीनी घाट वगैरह तो याद नहीं बेटा, वो तो याद है हमको, तो लिख लिया हमने, लेकिन वो ऑनलाइन तो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें वापस कैसे देंगे। अंकल एक काम करना, अगर बाबा नहीं मिले तो वो ना वहाँ पे पास में एक घाट बहती है उसमें बहा देना। उसमें बहा देना? 5,000 रूहान के करीब थे उसके हाथ में। नहीं बेटा बहा कैसे, तो इतने, एक काम करेंगे ना, वहाँ कोई गरीब होगा उसे दे देंगे। नहीं अंकल गलती से भी मत देना, अगर बाबा मिले तो ठीक, नहीं तो इस पूरे पैसे को बहा देना, किसी को मत देना। अंकल कुछ समझ नहीं पाते। बगल में जो बैंक वाले अंकल होते हैं वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हैं इस बात को सुन के कि पैसों को फेंक देना मतलब। इतने में वो लड़का जो है अंकल की तरफ घूमता है, वो बगल वाले बैंक वाले अंकल की तरफ, और पूछता है अंकल भरोसा कर रहा हूँ आप पे, कहानी की कीमत तो अदा हो जाएगी ना। अंकल हाँ में ऐसे हाथ जोड़ के करते हैं। क्या है कि वो और यही थे जिन पे भरोसे का खेल था। बर्मन साहब ने तो पेमेंट कर दी थी, इनकी पेमेंट ये थी कि इन्हें घर जाना था, अपनी बेटी को एक मौका देना था। ठीक है जी। अब यहाँ पे 4 बजते हैं, सब लोग उठे उठे से ही थे, मतलब इतनी जल्दी रिचा जब जाती है तो सब लोग उसको बाय करते हैं। रिचा निकलती है। सुबह 8 बजे के करीब अंकल आंटी जो थे उनका स्टेशन था, पर जब तक वो उतर रहे थे बाकी सब सो ही रहे थे, लड़का, बैंक वाले अंकल, बर्मन साहब सब। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास वो लड़का जो था उसका स्टेशन था, वो भी उतर कर चले जाता है। दोपहर 3 बजे के करीबन बर्मन साहब, और शाम को 6-7 बजे ट्रेन का भी आखिरी स्टेशन था और हमारी इस बोगी का भी आखिरी स्टेशन था, बैंक वाले अंकल का घर आ जाता है। सब अपनी अपनी मंजिलों पे पहुंच चुके थे। अब अंकल आंटी जो है वो सुबह सुबह 8 बजे वहां पे पहुंच चुके थे। रात को कौन सा नींद कंप्लीट हुई थी, दोनों के दोनों बढ़िया सो जाते हैं। शाम को करीबन 4-5 बजे के आसपास इनकी नींद खुलती है। अब यार इस शहर में ना शाम का वक्त बड़ा खूबसूरत होता था। क्या थोड़ा सा स्पिरिचुअलिस्टिक सा शहर था। शाम को दियों का जलना, जो टेम्पल्स होते थे वो बड़े प्यारे तरीके से सजे धजे होते थे। अंकल आंटी ने भी सोचा यार काहे टाइम वेस्ट करना, 2-4 जगह से घूम आते, कहीं शॉपिंग कराते हैं।
ऐसे ही कहीं पे घूम रहे थे तो वहाँ पे किसी के मुंह से उन्होंने सुना कि इस इलाके के पास में फुजीनी घाट पड़ता है। अब आंटी जो है वो तुरंत बोल देती हैं कि सुनो ना, हम वहाँ चल देते हैं और वो बाबा अगर मिल जाए उन्हें पैसे दे देते, अभी इतने, सॉरी, रूहान दे देते हैं। मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ कि हमारी दुनिया में पैसे नहीं रूहान चलते हैं। खैर, आंटी जो है वो ये बोलती है और अंकल भी जो है वो मना नहीं करते, क्योंकि काफ़ी था यार, वो कैसे भी करके दे दे तो झंझट मुक्ति हो जाएगी, उनकी काम ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पहुँचते हैं तो बड़ी खूबसूरत सी जगह होती है, बगल से घाट बह रहा होता है, वहाँ एक मंदिर सा होता है और सामने बैठे एक बाबा जी, एक आंख हल्की सी कमज़ोर, और जैसा डिस्क्रिप्शन था वैसे वैसे में समथिंग फिट होते हैं। ये लोग बाबा के पास जाते हैं तो बाबा आपस में कुछ तो भी बड़बड़ाते रहते हैं। अंकल जो है ग्रीट करते हैं बाबा को, कि इतने में बाबा कहते हैं, ए इधर आओ, इधर आओ, अरे झुको भाई। अंकल जो है वो हाथ जोड़े नीचे झुकते हैं, इतने में बाबा जो है वो कॉलर पकड़ लेते हैं। संसार का खेल बड़ा कठिन है बेटा, लेकिन तराजू हमेशा बराबर रहे, समझे? जी जी बाबा। अरे कुछ नहीं समझा तू। कोई हमको घाटों पे बुला, और बाबा जो, अरे आदमी डिस्टर्ब लगता है यार, ये क्या करना है इसको, क्या अंकल जो है वो आंटी की तरफ देखते हैं, भाई इसी को देने हैं क्या इतने, यार क्या करे। अब इतने में उनका दिमाग जाता है, एक काम करते हैं, तुरंत वो लोग फ़ोन लगाते हैं किसे, लड़के को। लड़के के साथ बातचीत होती है, इंट्रोड्यूस करते, भैया हम यहाँ पहुँच गए, लेकिन ये बाबा जो है ऐसा ऐसा। जैसे ये डिस्क्रिप्शन सुनते हैं लड़का हंस देता है वहाँ से, कहते हैं नहीं अंकल वही है, उन्हीं को देना है, उन्हीं को दे दीजिए आप, थैंक यू सो मच करके। अरे यार ठीक, आंटी जो है वो निकालती हैं और वो गट्ठी जो है वो बाबा के हाथ में रखी जाती है। बाबा जो है यूँ ऐसे पैसे को देखते हैं और वहाँ पे ऐसे जो रबर बैंड सा लगा होता है अपने दांत से यहीं के काट देते और यूँ करके ऐसे पूरा बिखेर देते। बिखेरने के बाद ऐसे 50 के 10, 20 के 15, 50 के 12, वो नोट को डिनोमिनेशंस के हिसाब से बांट के रखना शुरू करते हैं। पूरा सब करने के बाद अंकल की तरफ देखते हैं तो पूरा हो गया पूरा सारा। और इतने उन्होंने अच्छे से जो नोटों को डिवाइड करके रखा था, उससे हम जब गार्डन में जाके सूखी पत्तियों को कचरे की तरह उठाते हैं ना, जैसे एक हाथ से यूं करके, उन्होंने ऐसे करके पूरे नोटों को अपने हाथ में कर लिया, पूरे कचर पुचर। अंकल वहां से खड़े हुए, अंकल के कंधे पे हाथ रखा, कहा तराजू हमेशा बराबर रहता है, बोलना नहीं, समझे? जी कुछ नहीं समझा तो बिटिया तुम याद रखना, क्योंकि बाबा आगे निकल जाते हैं। अंकल जो है सही आदमी क्या है, वो ये समझ ही रहे होते हैं कि इतने में एक आवाज सुनाई देती है, एक हुकुम्बा दो हुकुम्बा तीन, आधे आधे सब कटे। और इसके बाद वो हाथ में जितनी भी रूहान होते हैं उसे आसमान में फेंक देता है। 4000 समथिंग रूहान थे। ये एक बहुत बड़ी कीमत थी किस्बा में। आसमान से नोटों की बारिश हो रही होती है। कुछ नोट हवा के चलते बगल में बह रही घाट के पानी में जाके गिर जाते हैं। अंकल अपनी आंखें चौड़ी किए सामने क्या हो रहा था बस उसे देखते हैं, आंटी की तरफ देखते हैं, बोले तो आंटी को भी कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ यहाँ पे। दूर से आवाज़ आ रही होती है धीमी धीमी सी, लोग तो मक्खियों की तरह वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं पैसे उठाने के लिए। सामने से जो बाबा होते हैं उनकी फिर से एक आवाज़ आती है दूर से हल्की सी, वो गुहार लगा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। अंकल तुरंत लड़के को फ़ोन लगाते हैं, शुभो बेटा वो तो उसने तो पूरे नोट फेंक दिए। और वहाँ दूसरी तरफ से लड़का जो हंसना शुरू था, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, वो उम्मीद यही थी मुझे, आप जाने दिए, थैंक यू अंकल। पर बेटा वो तो अंकल, वो लड़का जो है हंसते हंसते फ़ोन रख देता है, थैंक यू बोल देता है। अंकल का दिल बड़ा दुखता है,
आंटी जो कहते अरे अब ठीक है ना, छोड़ो, उसके तो पैसे तो उसके थे ना, वो क्या तुम, अरे पर वो तो कितना अरे यार तुम ना, हमेशा ऐसा। आंटी उनको ताने देती कि तुम पैसों के बारे में कितना सोचते हो करके। खैर, अब अंकल जो होते हैं वो आंटी के साथ आगे जाते हैं, बगल में ऐसे देखते हैं लोग, जहाँ जो जितना पैसे मिले उठा लेते हैं। अंकल का दिल टूट जाता है यार। खैर, अंकल और आंटी ने कहानी की कीमत अदा कर दी थी। कैमरा बैंक वाले अंकल की तरफ जाता है। हमारे जो बैंक वाले अंकल हैं, ये तो शाम को घर पहुंचे थे, 6-7 बजे के आसपास घर पहुंचते हैं। बीवी दरवाज़ा खोलती हैं, कैसा रहा सब पूछती हैं। बढ़िया बढ़िया, जूता बाहर उतारते हैं, अंदर घुस के मोजे उतार रहे होते हैं, और उतारते उतारते पूछते हैं कहाँ है वो। बेटी के बारे में पूछते हैं। वो ऊपर बैठी है, वो कुछ काम कर रही है। कॉलेज गई थी आंटी जो है वो नहीं कहती हैं। अच्छा, नहीं गई, आज भी नहीं गई है क्या, बुलाओ उसे। आंटी को पता होता अब होने क्या वाला। इनका बाप बेटी का रोज का था। तब ये जब कॉलेज नहीं जाए, ये पूछे तुम कॉलेज क्यों नहीं गई थी, वो बोले वो कुछ अपने गाने का काम कर रही थी, ये यहाँ से लड़ाई, वो वहाँ से लड़ाई। आंटी क्या बोले, बिटिया को बुलाती है। पापा बुला रहे हैं। हाँ पापा आए, अभी 2-3 दिनों के बाद तो मिलना है। बेटी भी नीचे आती है, पता होता है क्या सवाल जवाब होने वाले। शुभो पापा। हाँ शुभो शुभो, कॉलेज गए थे? नहीं पापा, वो आज आज थोड़ा सा काम था, तो फिर क्या किया घर पे आज? वो एक गाना अभी बना रही हूँ मैं, तो उस पे ही थोड़ा सा मतलब चलता रहता है बस। अच्छा, तो पिछले हफ्ते तो तुमसे पूछा था तब भी तुम कोई सा गाना बना रही थी। हाँ वो टाइम लगता है ना पापा, वो डेवलप करना, और इस बार क्या है कि मैं गा रही हूँ तो। अरे तुम तुमको पता था? ऐसे करके पूछते हैं। आंटी जो है वो वापस बाहर आती हैं किचन से। हाँ नहीं, उसने बताया था। अरे भाई, हमको हमको कौन बताएगा यार इस घर में, हम तो कब से कह रहे हैं गाना तुम गाओ। अच्छा तो फिर कौन सा, कितना, कैसा गाना है, कुछ बताओ यार हमको भी। तो बेटी जो है वो, हाँ वो थोड़ा बहुत बताती कि इस तरह का है, एक रोमांटिक सा सॉन्ग है और ये वो था। तो कैसे, मतलब तुम सब कुछ कंप्यूटर में ही कर लेते हो? हाँ पापा, वो मतलब इंस्ट्रूमेंट सब उसी के अंदर हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर तो। कोशिश कर रहा है, एक बाप कोशिश कर रहा है। क्या सवाल पूछ, उनको भी नहीं पता, पर ये अच्छा ये है जानने की क्या। हाँ तो फिर सुनाओ फिर थोड़ा सा। नहीं वो पापा भी क्या है कि वो बन रहा है म्यूजिक अभी तो। अरे भाई, वो तो बाजे के बिना भी तो तुम सुना सकते हो ना कि क्या है। हाँ हाँ, मैं मम्मी की तरफ देखती है, नर्वस होती है। पूरे 7 सालों के बाद अपने पापा के सामने कुछ गुनगुनाने वाली थी। 7 साल। गाना गाना शुरू करती है। अंकल फोन में कुछ कर रहे होते हैं और बिटिया की तरफ भी देखते हैं और सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। अच्छा लग रहा था उन्हें। गाना खत्म होता है तो वाह, तो अच्छा गा लेती है ये, है। तुमसे तो बोला भी है हमने पहले, तुम अच्छा गा, तो खुद से क्यों नहीं गा? तुम जाके हमेशा दूसरों से गवा गवा के पूरा क्रेडिट तो वो लोग लेकर के चले जाते हैं। आंटी भी जो है वहाँ पे हाँ में हाँ बढ़ती है कि अरे वाह बाप बेटी साथ में, अरे हाँ मैं भी कहती थी इससे गाना गाने के लिए। और वो तुम जब ये बोल रहे होते ना, तो बेटी बेटी ना वहाँ पे, हाँ मैं भी को जवाब दे रही है, वो भी कुछ उसके अंदर अलग हलचल चल रही है। उसके पापा ने गाना सुना था आज उसका, वो भी हाँ ये। अच्छा सुनो, वो मेरा वो उधर पे एक फाइल रखा होगा, नीला वाला एक फाइल होगा, उसको दो जरा यार, मैं थोड़ा रमेश को ना दे के आता हूँ। अरे तुम अभी तो घर आए हो यार, 2 दिन के बाद भी तुम्हें काम, अरे काम नहीं, वो कल सुबह आ जाएगा, नहीं तो अभी हम कल छुट्टी लेके बैठे हैं तो थोड़ा सा हम फुर्सत से जाएंगे, उसको अभी दे के चलो, अभी अभी तो आए क्या।
इतने में अंकल जो है वो फाइल लेकर के अपने दोस्त को देने के लिए निकल जाते हैं। बेटी जो है वो किचन में जाती है और मम्मी जो है वो पीछे पीछे किचन में जाती हैं। कुछ तो हो रहा होता है गैस के ऊपर, तो वो उसको देख रही होती हैं। कितने में वो पीछे मुड़ के देखती हैं, लड़की पिछले आधे मिनट से एक पानी का गिलास लिए सिंक के पास बस यूं ही खड़ी हुई थी। आंटी से पास में जाके यूं देखती है तो आंखों में एक आंसू की बूंद होती है। "हे, इतनी बहादुर बनी भरती रहती है, मैं ये वो फरा इधर रो रही है खड़े होके।" आंटी उसकी टांग खींचती है। बेटी मुड़ के हक कर लेती है मम्मी को। आंटी समझ जाती है वो क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही है। पीठ पे हाथ मारते मारते उसका मन बहलाती है कि हाँ हो गया कुछ नहीं, अच्छा तो है, पापा अभी सुना रहे हैं तो तुमको पहले भी सुना देते, तुम्हारे पापा तो कब से सुनने के लिए बैठे हैं, तुम दोनों ही बात नहीं करते थे। वो आंटी बोलती जाती है, बेटी कहाँ कुछ सुन रही थी वो तो। उसी समय बैंक वाले अंकल रमेश को फाइल देने के लिए निकले थे ना, तो कॉलोनी से बाहर निकलकर लेफ्ट साइड रमेश भाई साहब का घर था। ये तो राइट गए थे। राइट जाके 2 गली दूर एक इलाका आता था, वहां पे काफी शांति होती थी। कार के अंदर वो एक केबल सी खरीद के रखी थी उसकी बेटी ने, गाना सुनती थी फोन में लगा के। अपने फोन के अंदर लगाया, ऑडियो रिकॉर्डिंग में जाकर के आखिरी रिकॉर्डेड फाइल को प्ले किया। बाप था, 10 बार बोलता, बेटी 10 बार गाती। हिम्मत नहीं थी शायद, झिझक थी एक, तो चुपके से बैठकर अपनी ही बेटी की आवाज को रिकॉर्ड करा था। सुनता है, गाना खत्म होता है, फिर से सुनता है, फिर से सुनता है। बड़ा प्राउड फील कर रहा था, कितना अच्छा गाती है मेरी बेटी। अच्छा महसूस कर रहा था कि सालों से बनी दीवार पे कम से कम पहला हथौड़ा ही पड़ा। फोन में एक मैसेज लिखते हैं, थैंक यू बेटा। सामने से एक रिप्लाई आता है, कहानी की हक अदा करने के लिए शुक्रिया, विद अ स्माइली फेस। कैमरा जूम आउट होता है और बर्मन साहब के घर पहुंचता है। हमारी जो कहानी है वो पहुंचती है बर्मन साहब के पास। अब ये जनाब जो हैं 3-1 बजे तक घर पहुंच चुके थे। अब बॉस आदमी थे, तुरंत ऑफिस भगते हैं, वहाँ के जो बच्चे कुछ काम थे वो निपटाते। इतने में वाइफ का फ़ोन आता है कि आज शाम को एक एनिवर्सरी पार्टी में जाना है किसी दोस्त की। इतने में ये भी दौड़ दौड़ के घर पहुँचते हैं। अब नहा धो के जब रेडी वेडी हो रहे थे तो कमरे में इनकी बीवी इनसे पूछती है, दोस्त की एनिवर्सरी पार्टी में जा रहे हो, हाँ तुम खुद की रिंग गायब है। रिंग गायब है। तुरंत बर्मन साहब जो है अपने हाथ में देखते हैं और हाथ में देखते ही साथ उनका हाथ जो है तुरंत अपनी जेब की तरफ जाता है। उनके दिमाग में सारी चीज़ें, रिंग जो था वो वॉलेट में था। अरे यार वो, अरे सुमित्रा वो दरअसल मैं वापस आ रहा था तो वो रिंग जो थी ना वो वॉलेट में थी। हाँ, और तुम बहानों की तो कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास, वॉलेट का है तुम्हारा। अरे वॉलेट मैंने दरअसल हाँ किसी को दे दिया होगा। बहुत बढ़िया। अरे क्या इस बार तुम्हारा बहाना क्या है, तुम बता दो। है हर बार कुछ भी गलती होती है, कुछ ना, तुम्हारी तो गलती कभी होनी नहीं है। अब ये बर्मन साहब क्या बोले, वो तो अपने दिमाग में कह रहे, यार सुनो मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, मैं वहाँ पे ट्रेन में वापस आ रहा था। हाँ वापस आ रहे थे और वहाँ पे तुमको कोई लड़का मिल गया होगा, वो कहानी सुना रहा होगा, कीमत में उसने तुम्हारी वॉलेट मांग ली, वॉलेट के साथ तुम्हारा रिंग चला गया। अरे बहानों की तुम्हारे पास कमी है क्या? क्या सुमित्रा तुमने, क्या हो गया, यही बोलने वाले हो या इससे भी खतरनाक कोई बहाना है? सुमित्रा यही तो तुमको किसने बताया इस बारे में? सुमित्रा जो है और टांग खींचती है। बर्मन साहब की हालत खराब हो जाती है। सुमित्रा यही हुआ है।
तुमको ये किसने बताया? मैंने तुमको नहीं बताया कि ट्रेन में मैं किसी लड़के से मिला करके। तुम परेशान होना बंद दो यार, छोटी छोटी बात पे सरदर्द पाल लेते हो। फोन आया था उस लड़के का, उसको तुम्हारी वॉलेट के अंदर रिंग दिखाई दी, तुम्हारा कार्ड था उसमें, तो उसने तुरंत फोन लगा के पूछा, तो कंपनी वालों ने घर का नंबर दिया। वैसे बर्मन साहब की जान में जान आती है, उनका दिमाग खराब हो चुका होता है, कहीं वो लड़के की चाल तो नहीं थी, और वो लड़के ने कहाँ से और बीवी को कहाँ से ये सब पता चल गया। वो पूरा उनका दिमाग चल रहा होता है, और चैन की सांस लेते हैं। इतने में बीवी जो है वो बोलती है, बैठो तुम पानी लेके आती हूँ। सामने जाते हैं, जनाब जो होते हैं वो काउच पे बैठते हैं, बीवी लाके एक गिलास पानी का देती है, वो पानी का एक्सेप्ट लेते हैं। बीवी जो है उनसे पूछती है, वैसे बर्मन, रिंग तुम्हारी उंगलियों में क्यों नहीं थी? अरे यार मैं क्या बताऊं, वो तुम वो कहती हो ना कि वो इतने में उसके दिमाग में एक बात क्लिक होती है। उसकी बीवी ने आज तक उसे कभी भी बर्मन कहकर नहीं बुलाया था। वो पॉल ऐसे बुला, बर्मन पहचानो ना। उसकी बीवी बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देख रही होती है, आंखें जैसे उसकी आत्मा में झांक रही होती है। क्या कर रही हो यार? अम, पा, पानी। बर्मन साहब न जाने क्यों कतराने लगते हैं, कुछ भी तो नहीं हुआ था। पहचानो हमें बर्मन। क्या तुम बीवी हो मेरी? अब मैं रात जगह हमारी कहानी सुनते रहे, फिर भी पहचान नहीं पा रहे हमें। तुम्हारे खिलाफ गुहार लगी है बर्मन। बर्मन साहब वहीं के वहीं थम जाते हैं, पूरा शरीर थप, ना हाथ हिले ना पांव, आंखें आजाद हो कि हुकुम्बा का खौफ देख सकें, जुबान आजाद हो कि उन्हें जवाब दे सकें। फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं बर्मन, जबरदस्ती नहीं। मैंने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करी। बहुत कोशिश करते हैं, बड़ी मेहनत से उसकी जुबान से कुछ निकलता है। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने कभी जबरदस्ती नहीं करी। हमेशा जब भी जिसके भी साथ मैंने उसे पैसे दिए और हम हमेशा उनकी मंजूरी रहती थी, मैंने कभी जबरदस्ती नहीं करी। बर्मन, हमें बनौक समझते हो क्या? नहीं, मैं समझ रहा हूं तुम किसकी बात कर रहे हो। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मेरे से गलती हो गई थी, और मैं उसके पाँव पे पड़ के भीख मांग लूँगा अगर वो मेरे सामने। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मैंने अपने मैनेजर से भी बोला, और वहाँ पे उसकी दोस्तों से भी पूछा, पर वो कभी मिली नहीं। तो मैं सच्ची में भीख मांग लूँगा, मुझे माफ़ कर दो। क्यों झूठ बोल रहे हो बर्मन? मैं सच्ची झूठ नहीं बोल रहा। रात भर उसी लड़की के साथ बैठे रहे, अपनी औलाद के साथ बैठे रहे। कहां ढूंढा तुमने उसको बर्मन? ढूंढोगे तो तब जब तुम्हें पता होगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। वो एक हुकुम्बा दो, और बर्मन साहब को अपनी आंखों के सामने रिचा का चेहरा नजर आता है। दो हुकुम्बा तीन, बर्मन साहब को शर्त सुनाई देती है। रिचा ने एक शर्त रखी थी कि उसे माफ कर देना अगर मुझसे मिल भर के वो माफी मांग ले,
वो पूरा का पूरा ट्रेन का सफ़र सिर्फ और सिर्फ बर्मन के लिए एक आखिरी मौका होता है कि वो उसे बस पहचान भर ले, उससे माफ़ी मांग ले और शर्त टूट चुकी थी। आधे आधे सब कटे, ऐसा ही तेरा नसीब। याद है ये पूरा का पूरा सफ़र शुरू होने से पहले स्टेशन में ऋचा को कुछ लोगों ने एडवाइज़ किया था कि वो इस ट्रेन में ना बैठे। इनफैक्ट उसे ये भी कहा गया था कि वो उस इलाके से दूर चली जाए। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना था कि उन लोगों में से एक ने ऋचा के मुंह से हुकुम्बा शब्द सुना था। वो स्टेशन रुफानगढ़ की उन पुरानी सीमाओं के अंदर आता था। उसे उस ट्रेन में बैठने से सिर्फ और सिर्फ इसलिए मना किया था कि उन सीमाओं के अंदर अगर कोई भी लड़की एक बार भी गुहार लगा दे तो गुहार सुनी जाती, लेकिन सीमाओं के बाहर गुहार नहीं सुनी जाती थी। गुहार की कोई कीमत नहीं थी। शायद यही वजह थी कि वो सामने वाली आंटी को उस लड़के ने गुहार लगाने से रोका, लेकिन जैसे ही वो तीसरा स्टेशन बीता, उस तीसरे स्टेशन के साथ रुफानगढ़ की आखिरी सीमा भी खत्म हुई। एंड देन इट वाज ओके फॉर आंटी टू पार्टिसिपेट इन दैट स्टोरी। लेकिन अगर हुकुम्बा को सीमाओं से बाहर लेकर जाना हो तो तरीका बहुत आसान था। गुहार सीमाओं के अंदर लगानी होती, लेकिन अगर गुहार सुन ली जाए तो हुकुम्बा अपने घड़े के साथ दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता। शायद वैसे ही जैसे किसी बेबस दिन, किसी अनजान दिन एक औरत अपने पति से मिलने के लिए उसके फैक्ट्री जाती है किसी काम के सिलसिले में, और वहाँ उसे अपने पति के एक घिनौने काम के बारे में पता चलता है। रोती बिबकती हुई जब वो वापस ट्रेन में लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिलता है, एक कहानी सुनाता है। वो औरत पूछती है कि ये कहानी सच्ची है क्या। उस औरत की चूंकि वो कहानी जानता था तो लड़का हाँ में अपना सर हिला देता है। औरत गुहार लगाती है। हुकुम्बा गुहार सुनते हैं, हुकुम्बा गुहार कबूल करते हैं। शुक्रिया कहने के लिए जब वो लड़के को उसकी कीमत मांगती है तो लड़का मना कर देता है, कह देता है कि इस कहानी के ऊपर उसका कोई हक नहीं। पर वो औरत अपने पर्स में जितने भी रूहान रखे थे वो सारे उठाकर उस लड़के को दे देती है। तकरीबन 5,000 रूहान थे वो। इंसाफ मिल चुका था, गुहार लगाई गई थी। ऋचा, हुकुम्बा, बिंदिया, महाराज वारुश, इन सब की कहानी यहाँ पर जैसे जैसे ख़त्म होती है उसी के साथ किशभा की हमारी सबसे पहली कहानी भी यहाँ पे ख़त्म होती है। किशभा, इस नाम को मैंने कुछ दफ़ा इस कहानी को सुनाते समय लिया था। ये कहाँ की ज़मीन है, ये क्या है, ये सब आपको पता चलेगा। हमारी अगली कहानी के आने से पहले आप लोगों के बीच में एक ऐसा वीडियो शेयर किया जाएगा जिससे इस पेज पर आने वाली अगली तमाम कहानियों की जो ज़मीन होगी, किशभा की रीति रिवाज क्या थे, किशभा कहाँ था, यहाँ पे क्या बातें होती थी, ये सब बताई जाएंगी। लेकिन अगली कहानी के आने से पहले किशभा की कहानियों को आपका इंतज़ार रहेगा, उसी तरह जिस तरह से हुकुम्बा को आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। हुकुम्बा लौटेंगे। दे विल रिटर्न इन द स्टोरी हुकुम्बा पहली गुहार। लेकिन ये कहानी कुछ वक्त के बाद आएगी, क्योंकि उससे पहले आप लोगों के बीच में कई और कहानियां लेके आनी है। हुकुम्बा पहली गुहार विल बी अ पार्ट ऑफ आवर सीरीज विच इज कॉल्ड एज किशभा के इति रहस्य। ये क्या है अगेन पता चलेगा वक्त के चलते। लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट।
हर बार जब मैं इस कहानी को ख़त्म करता था, स्पेशली दो हुक्म बाद तीन, तो मैं आप लोगों के बीच में कहता था कि ये कहानी भी तो ख़त्म करनी है, क्योंकि जब ये कहानी ख़त्म होगी तभी तो कहानियों का खेल शुरू होगा। वेल, वो कहानियों का जो खेल है आप लोगों के बीच में, उसका ट्रेलर इस संडे शेयर किया जाने वाला है। क्या है ये, क्यों मैं बार बार इसे बोल रहा था, और एग्जैक्टली इसके अंदर क्या रूल्स होंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू संडे, यानी परसों, बस 48 आवर्स, क्योंकि ये 48 आवर्स का बड़ा सिग्निफिकेंस है उस खेल में भी। क्या, सब पता चलेगा। इट्स फिनिश्ड यार, इट्स फिनिश्ड। A story that started in January, February. Oh my God, मैंने इतना डिले किया. But to all of you sweethearts, जो अभी भी यहाँ तक जो सुन रहे हो ना इस कहानी को, कमेंट में जाकर हुकुम्बाओं की गुहार लिखना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप उन लोगों में से हो जिन्होंने यहाँ तक इस कहानी को सुना है। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। बहुत लोगों ने सफ़र के बीच में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, मैं इतना डिले किया काम को। इनफैक्ट एक पल को तो मुझे लगा था कि मैं इस कहानी को एक हुकुम बाद दो के बाद ख़त्म कर दूं, लेकिन तुम लोग एकदम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। संडे आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। संडे जो ट्रेलर शेयर होने वाला है उसमें सब देखना, ठीक है? बट थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस जर्नी ऑफ द स्टोरी। क्योंकि क्या है ना कि कहानियाँ तो बहुत है यार, सुनाने का दिल भी बड़ा है। सवाल सिर्फ इतना सा है, आप सुनने आएंगे?